दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य केम पॉइंट केमिस्ट्री हब पर। चैप्टर नंबर 5 अपन ने स्टार्ट कर रखा था पृष्ठ रसायन। अब उसी से अगला जो नेक्स्ट लेक्चर है पृष्ठ रसायन का, उसी से अपन डील करेंगे। आज का अपना जो मुख्य रूप से जो टॉपिक होगा वो होगा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं है, कैसे कोलाइडी विलयन को आप बना सकते हो, इन्हीं से रिलेटेड आज अपन जितने भी टॉपिक्स है कोलाइडी विलयन के उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो कोलाइडी विलयन है वो सामान्य विलयन से किस प्रकार से भिन्न होता है। चैप्टर नंबर 2 था आपके पास विलयन, जिसमें अपन पढ़कर आए थे। विलयन क्या होता था? दो घटकों के समांगी मिश्रण को आपने क्या बोला था? विलयन बोला था। जिसके अंदर जो घटक कम मात्रा में उपस्थित था उसको आपने विल्य बोला था, और जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित था आपने उसको क्या बोला था? विलायक बोला था। और विल्य प्लस विलायक ही किसका निर्माण करते थे? विलयन का। तो सेम टाइप से उसी टाइप से कौन होता है? कोलाइडी विलयन होता है। अब आइए सबसे पहले कोलाइडी विलयन के अंदर ठीक जैसे कम मात्रा के अंदर उपस्थित था विलयन में, आपने उसको क्या बोला था? विल्य। और कोलाइडी विलयन में दो घटक होंगे वापिस से, एक तो हो गई परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा वाला घटक होगा आपके पास परिक्षिप्त माध्यम होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था को डिस्पर्स फेज बोलते हैं इंग्लिश में, और परिक्षिप्त माध्यम को इंग्लिश के अंदर डिस्पर्स मीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात है, मीनिंग जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसकी वो किस में होता है? कम मात्रा में उपस्थित है, और जो परिक्षिप्त माध्यम है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है। और ये दोनों मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कोलॉइडी विलयन का निर्माण करेंगे। मतलब यहाँ पर आप कोलॉइडी विलयन में जो विल्य है ना उसको तो क्या मान सकते हो? परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो विलायक होता था आप उसको क्या मान सकते हो? परिक्षिप्त माध्यम मान सकते हो। तो कोलॉइडी विलयन में भी कितने घटक हो गए? दो घटक। पहला वाला घटक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में, और दूसरा वाला हो गया परिक्षिप्त माध्यम जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इन दोनों के मिश्रण को आप क्या बोलते हो? कोलाइडी विलयन बोलते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोलाइडी विलयन है वो सामान्य विलयन से क्या होता है? भिन्न होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है डीपी, मीनिंग डिस्पर्स फेज या परिक्षिप्त जो प्रावस्था के जो कणों का आकार कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोलॉइडी विलयन की परिभाषा के अंदर भी यह आएगा कि कोलॉइडी विलयन वह विलयन होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर की प्रास में होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है और उसमें जो पार्टिकल है जो विल्य है या फिर परिक्षिप्त प्रावस्था है, अगर उसके कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की प्रास के अंदर आता है तो फिर वो विलयन कौन सा होगा? कोलाइडी विलयन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये वाली कि कोलॉइडी विलयन के लिए जो परिक्षिप्त प्रावस्था है इनके कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर प्रास के मध्य होना चाहिए। तीसरी बात, कोलॉइडी विलयन है आप उसका वर्गीकरण कर सकते हो। कोलॉइडी विलयन है बंधुता के आधार पर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कोलॉइडी विलयन का वर्गीकरण तो वहां पर बेस जरूर देखना है। अगर बंधुता के आधार पर कोलॉइडी विलयन का वर्गीकरण करते हो तो कोलॉइडी विलयन दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? द्रव्य विरागी कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पर अभी तक आपने ये सीखा है कि कोलॉइडी विलयन है वो वास्तविक विलयन से क्या होता है? अलग होता है। इसके दो घटक होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होता है, दूसरा परिक्षिप्त माध्यम होता है। परिक्षिप्त माध्यम में विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में उपस्थित होता है। और इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कणों का आकार है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की प्रास के मध्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपने ये अंडरस्टैंड किया कि कोलाइडी विलयन है वो बंधुता के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला वाला प्रकार आपने बोल दिया द्रव्य स्नेह, और द्रव्य स्नेह को आप बोलते हो लायोफिलिक। द्रव्य स्नेह को आप कौन सा विलयन बोलते हो? लायोफिलिक कोलॉइड सॉल्यूशन बोलते हो। और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? द्रव्य विरागी, और द्रव्य विरागी को आप बोलते हो लायोफोबिक टाइप का बोलते हो। द्रव्य विरागी जो कोलॉइडी विलयन को आपको क्या बोल दोगे? लायोफोबिक कोलॉइडी विलयन। अब एक आगे देखो, एक ये वाली टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में 3 अंतर दीजिए। तो यहाँ पर 12 अंतर मेंशन कर रखे, इनमें से कम आपको 5 से 6 अंतर तो स्पष्ट रूप से आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप इस वाली टेबल को कैसे लर्न कर सकते हो।
अभी ये टेबल देखने पर थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है कि इतने 12 अंतर है, वो कैसे याद होंगे, लेकिन बिल्कुल इनको आप दैनिक जीवन से रिलेट करके ये जो 12 के 12 जो रीजन है आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। क्या क्या अंतर है वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन के अंदर। तो इसके लिए देखो मैं आपको पहले एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से टोटल टेबल याद हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी एक मैंने पात्र ले रखा है और पात्र के अंदर पानी भर रखा है। तीनों पात्र में मैंने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। पहले वाले पात्र में मैं पानी के अंदर मिक्स कर रहा हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है। तो यहां से जैसे आप इसको पानी के अंदर घोलोगे, मतलब ये नमक है तो नमक को पानी में घोलोगे तो नमक पूरी तरीके से क्या हो जाता है, जल के अंदर घुलनशील हो जाता है। दूसरा मैंने पात्र के अंदर क्या लिया है कि मैंने पानी लिया और पानी के अंदर अब के बार में किसको मिला रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, स्टार्च को। तो यहां पर क्या होगा, जो स्टार्च के जो कण है वो पूर्ण रूप से जल विलयशील नहीं होते। इसका कुछ भाग तो जल में घुलनशील हो जाएगा और कुछ भाग है वो जल में घुलनशील नहीं होगा। और जो तीसरा जो इंपोर्टेंट है, यहाँ पर जो तीसरे वाले पात्र में मैंने जल ले रखा है और इस वाले पानी में अब की बार में किसको मिला रहा हूं, मिट्टी को मिला रहा हूं। तो आपको सबको पता है कि मिट्टी है वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होती है। जैसे ही मैंने इस वाले पात्र में मैंने मिट्टी को डाली तो मिट्टी क्या होगी, जो पेंदे के अंदर आकर बैठ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा। मतलब मिट्टी है वो जल के अंदर नहीं घुल रही है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप 12 के 12 अंतर याद कर सकते हो। तो पहला वाला देखना, जब आप पानी के अंदर नमक मतलब NaCl को घोल रही हो तो NaCl पूरे रूप से पूरे तरीके से पानी में घुलनशील हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विलयन बनेगा ना, आप उसको बोलते हो वास्तविक विलयन बोलते हो। दूसरा वाला देखिए, जब आप पानी में क्या मिला रहे हो, स्टार्च, या पानी में क्या मिला दीजिए, आटा। तो आटा भी क्या होता है कि पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है, कुछ मात्रा में घुल जाता है और कुछ मात्रा में नहीं घुलता है। तो इस टाइप से जो विलयन बनेगा ना, आप उसको क्या बोलोगे, कोलाइडी विलयन बोलोगे। और तीसरा टाइप का, जब आप पानी के अंदर मिट्टी को घोल रही है तो मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं घुलती है पानी में, यहाँ पर पेंदे में आकर क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। तो आप इसको क्या बोलते हो, निलंबन बोलते हो। तो अब आपको इन तीनों के अंदर ही अंतर स्पष्ट करना है। तो पहला देखिए, अगर यहाँ पर आपसे प्रावस्था की बात करें कि आपको कितने प्रकार की पदार्थ की प्रावस्था देखने को मिलेगी, तो ये सोडियम क्लोराइड मतलब नमक वो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा। जब विलयन बन जाएगा तो आपको विलयन के अंदर ये नहीं पता चलेगा कि ये वाला तो नमक है, यह वाला पानी है, क्योंकि यहाँ पर समांगी मिश्रण बन गया है। आप विलयन बनने के बाद में नमक और पानी को अलग नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कितनी प्रावस्था होगी, केवल एक ही प्रावस्था है। लेकिन यहाँ पर देखिए, स्टार्च को किसमें घोला है, जल में कुछ मात्रा में घुल जाएगा और कुछ मात्रा इसकी नहीं घुलेगी। कितनी प्रावस्था हो जाएगी, दो प्रावस्था हो जाएगी। एक तो जल वाली हो जाएगी और दूसरी वाली कौन सी हो जाएगी, स्टार्च वाली, क्योंकि स्टार्च पूरी तरीके से पानी के अंदर नहीं घुला है। तो यहाँ पर पहली प्रावस्था तो होगी जिसमें जल के अंदर स्टार्च घुल गई है और दूसरी वाली हो जाएगी अघुलनशील स्टार्च की। मतलब यहाँ पर कितनी प्रावस्था हो जाएगी, दो। तीसरे वाले में देखिए, निलंबन में यहाँ पर मिट्टी घोल रही है तो यहाँ पर भी कितनी प्रावस्था है, दो, क्योंकि मिट्टी आपको अलग से दिखाई देगी और पानी आपको अलग से दिखाई देगा। तो प्रावस्था वास्तविक विलयन में एक होती है, कोलाइडी विलयन में दो होती है और निलंबन में भी कितनी होती है, दो होती है। फिर देखते हैं प्रकृति। यहाँ पर जो ये NaCl था, नमक है, वो पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है। तो कौन सा विलयन बनेगा, समांगी विलयन बनेगा। मतलब आप उस वाले विलयन के चाहे से ऊपर वाले भाग से कोई भाग ले लीजिए या नीचे से कोई भी भाग ले लीजिए, उसके जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। लेकिन कोलाइडी विलयन है, ये वाला कैसा किस प्रकार का होता है, विषमांगी प्रकार का होता है, क्योंकि स्टार्च है मतलब जो आटा है वो पूरी तरीके से पानी में नहीं घुल रहा है। तो यहाँ पर कितनी प्रावस्था थी, दो, और इसका प्रकृति कैसी हो जाएगी, विषमांगी प्रकृति। और तीसरा वाला तो मिट्टी के कण, आपको वैसे ही दिख जाएगा, जल अलग से दिखेगा और मिट्टी अलग से दिखेगी। तो ये वाला भी कौन सी प्रकृति का हो गया, विषमांगी हो गया। तीसरा देखिए, यहाँ पर इंपोर्टेंट है, यहाँ पर जो एक वर्ड आता है अधिशोषण, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अधिशोषण केवल और केवल कोलाइडी कणों के द्वारा क्या होता है, सर्वाधिक प्रदर्शित होता है। मतलब अधिशोषण कोलाइडी प्रदर्शित करेगा, वास्तविक भी प्रदर्शित नहीं करेगा, ना ही निलंबन प्रदर्शित करेगा। फिर बात आती है गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। पढ़ के आते हो आप 11th क्लास में फिजिक्स में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर तो कणों का आकार बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रभावित रहता है गुरुत्वाकर्षण बल से। कोलाइडी भी क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मिट्टी के कण तो आपस में बैठ गए, नीचे पेंदे पर आकर एकत्रित हो गए, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा एक इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से सुना। दो प्रॉपर्टी होती है कोलाइडी विलयन की। ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको केवल और केवल कोलाइडी विलयन ही क्या कर सकता है, प्रदर्शित कर सकता है। कौन सी प्रकृति होती है कि कोलाइडी विलयन एक तो प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव। यह आपको ध्यान रखना है।
ये कुछ ऐसे गुण है जो केवल और केवल कोलाइडी विलयन ही क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो पहला तो होता है टिंडल प्रभाव और दूसरा वाला होता है ब्राउनी गति। ये दोनों आपको ध्यान रखने, पहला वाला तो होता है टिंडल प्रभाव और दूसरा वाला कौन सा होता है, ब्राउनी गति। दोनों के दोनों जो गुण है वो कौन प्रदर्शित करता है, केवल कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है। अब आइए आप टेबल आपको इजीली लर्न हो जाएगी। बस 3 एग्जांपल ध्यान रखने। वास्तविक विलयन का एग्जांपल तो क्या हो गया, पानी में NaCl नमक को घोल दीजिए। कोलाइडी विलयन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पानी के अंदर स्टार्च को घोल दीजिए, मीनिंग जो आटा होता है उसको घोल दीजिए। और निलंबन का उदाहरण हो जाएगा पानी के अंदर मिट्टी को घोल दीजिए। अब देखिए टोटल जितने भी आपके पास ये अंतर है सब आपको इजीली लर्न हो जाएगी। फटाफट से देखिए पहला वाला प्रकृति की बात करते हैं तो पहला कौन सा मेंशन कर रखा है, वास्तविक विलयन। तो वास्तविक विलयन कौन सी प्रकृति के होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं। जो भी वास्तविक विलयन है वो कैसे होते हैं, समांगी प्रकृति के। मतलब जब विलयन बन जाएगा तो फिर आप नमक और आपको जल के अणु है वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो ये वाला तो हो गया समांगी। कोलाइडी विलयन किस प्रकार का होता है, विषमांगी प्रकृति का। निलंबन भी कैसा होता है, विषमांगी होता है। दूसरा देखिए परावस्था संख्या, कितनी प्रकार की आपको परावस्था दिखाई देगी। तो ये तो समांगी मिश्रण है, एक परावस्था बनती है वास्तविक विलयन में। यहाँ पर कितनी परावस्था बन जाएगी, कोलाइडी विलयन में भी 2 परावस्थाएं होती है और निलंबन में भी कितनी परावस्थाएं होती है, 2 परावस्थाएं होती है। तीसरा वाला देखिए कणों का आकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कोलाइडी विलयन की जब भी परिभाषा देनी पड़ेगी तो कणों का आकार जरूर मेंशन करना है। तो जो वास्तविक विलयन है वहां पर कणों का आकार की परास क्या होती है, 0.1 से 1 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार है वो कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। और कोलाइडी विलयन के लिए कितना होता है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की परास के मध्य होता है। और जब भी बात आती है निलंबन, तो निलंबन में कणों का आकार अधिक होगा। किससे अधिक होगा, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। चौथा अंतर देखिए कणों की दृश्यता, मतलब आप कणों को कैसे देख सकते हो। तो देखिए वास्तविक विलयन में तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, तो यहाँ पर आप कणों को देख नहीं सकते। मतलब नमक के कण है वो आपको दिखेंगे नहीं, तो नहीं देखे जा सकते। और कोलाइडी विलयन की बात करोगे तो आप नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हो, इनको आसानी से देख सकते हो। और तीसरा आता है निलंबन। तो ये क्या हो सकता है, ये तो नेकेड आईज, मतलब आंखों से इनको क्या कर सकते हो, आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पर आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है, अणुओं का आकार छोटा होता है, 0.1 से 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पर नगण्य हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर कार्य नहीं करेगा। ना ही कोलाइडी विलयन पर करेगा, क्योंकि इनके कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। लेकिन जो निलंबन बनता है इनका आकार अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो गुरुत्वाकर्षण बल वो केवल और केवल किसको प्रभावित करते हैं, निलंबन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए अधिशोषण। और इसके लिए मैंने अभी बोला था कि जो कोलाइडी विलयन के अंदर अगर कोलाइडी प्रावस्था में कणों का आकार रहता है तो उन पर क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण सबसे अधिक मात्रा में या उच्च अधिशोषण किसमें होगा, कोलाइडी विलयन में। बाकी दोनों में चाहे से निलंबन हो चाहे से कौन सा आपके पास वास्तविक विलयन, कैसा होता है, इनके अंदर अधिशोषण नगण्य होता है, न के बराबर होता है। फिर देखिए इनका फिल्ट्रेशन, साधारण फिल्टर पत्थर से। तो जब भी आप वास्तविक विलयन को साधारण फिल्टर पत्थर से गुजारते हो तो विलयन क्या हो जाता है, यहाँ से पास आउट कर जाता है। मतलब आप फिल्टर पेपर की सहायता से आप विलयन में विल्य और विलाई को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए कोलाइडी विलयन के अंदर क्या होता है, फिल्टर पेपर से आप इनको विलगित नहीं कर सकते। लेकिन जो निलंबन होता है आप इसको फिल्टर पेपर से आसानी से क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। मतलब मिट्टी अलग से हो जाएगी और पानी है वो फिल्टर पेपर को पास आउट कर जाएगा। मतलब फिल्टर पेपर से आर पार पानी चला जाएगा और फिल्टर पेपर को पार कोड नहीं कर पाएगा, मिट्टी नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर के द्वारा केवल और केवल निलंबन का क्या होता है, फिल्ट्रेशन संभव होता है। जबकि कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन का आप इनको विलगित नहीं कर सकते। नेक्स्ट वाला देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका मीनिंग क्या है, आपके पास जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो छेद थे उन छेद के आकार को आपने क्या कर दिया, टाइट कर दिया है। मतलब उन वाले जो छेद के आकार को आपने संकीर्ण कर दिया। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक विलयन तो आज भी इससे फिल्ट्रेट नहीं होंगे। लेकिन जो कोलाइडी विलयन जो साधारण फिल्टर पेपर से तो विलगित नहीं किए जा सकते थे, लेकिन अब की बार जैसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर का आप यूज करोगे तो जो कोलाइडी विलयन का क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन संभव है। और निलंबन तो साधारण से भी हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाएगा, आसानी से फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए ब्राउनी गति। और अभी मैंने बोला लास्ट वाली स्लाइड के अंदर क्या
कि ये दो प्रॉपर्टी, एक तो टिंडल प्रभाव और दूसरा ब्राउनी गति, ये केवल और केवल कौन प्रदर्शित करते हैं? केवल कोलाइडी विलियन प्रदर्शित करते हैं। तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी गुण देखिए कौन सा है? ब्राउनी गति। कौन प्रदर्शित करेगा? केवल कोलाइडी विलियन प्रदर्शित करेगा, और ना ही तो वास्तविक विलियन प्रदर्शित करता है, ना ही निलंबन प्रदर्शित करता है। इसके नेक्स्ट वाला देखिए टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव भी कोलाइडी विलियन की प्रकृति है, तो कौन प्रदर्शित करेगा? केवल कोलाइडी विलियन प्रदर्शित करेगा, ना ही तो निलंबन प्रदर्शित करेगा, और ना ही आपके वास्तविक विलियन प्रदर्शित करेगा। फिर बात आती है विसरण। तो विसरण क्या होता है? विसरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना या प्रवाह करना, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो सर्वाधिक जो विसरण कौन से का होता है? वास्तविक विलियन का होता है। और कोलाइडी विलियन का जो विसरण क्या होता है? धीमी गति से होता है, और निलंबन का विसरण तो संभव ही नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक मात्रा में विसरण किसका हो जाएगा? वास्तविक विलियन का। धीमी गति से होता है किसका? कोलाइडी विलियन का। और निलंबन का विसरण संभव नहीं है। फिर देखिए 12वां वाला अंतर देखिए, पहले प्रकटता मतलब किस प्रकार से आपको ये दिखाई देती है। तो ये पारदर्शी होती है, मतलब जब भी आप पानी के अंदर चीनी को घोल लीजिए या नमक को घोल लीजिए, तो जैसे कांच का गिलास में अगर आपने नमक को घोला तो उस वाले कांच के गिलास से आप आर पार देख सकते हैं। तो मतलब जो वास्तविक विलियन है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। दूसरा वाला कौन सा है? जब आपने कोई स्टार्च घोल दिया किसके अंदर? पानी के अंदर, तो यहां से क्या होगा? पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं होता है, लेकिन सामान्य रूप से क्या होता है? पारदर्शी होता है। और जब भी आपने मिट्टी को घोल दिया तो मिट्टी से आप आर पार नहीं देख सकते, तो ये कैसा हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। मतलब जो वास्तविक विलियन है वो तो पूर्ण रूप से पारदर्शी होता है, कोलोइडी विलियन सामान्यतः पारदर्शी होता है, लेकिन निलंबन क्या होता है? अपारदर्शी होता है। लास्ट वाला अंतर है कौन सा? विद्युत क्षेत्र का। मतलब जब भी आप विद्युत क्षेत्र लगा देते हो विलियन में, तो वहां पर किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है वो प्रभावित करता है। तो इसको भी देखो उदाहरण की सहायता से आप आसानी से समझ सकते हो। आपने कौन सा घोला था? जैसे वास्तविक विलियन की बात करो तो मैं NaCl जैसे जल में घुलेगा Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो आपको पता है कि धनायन तो किसकी ओर गति करता है? कैथोड की ओर। और ऋणायन किस ओर गति करता है? एनोड की ओर। तो वास्तविक विलियन में क्या होगा? जो धनायन है मतलब जो कैटायन है वो तो कैथोड की ओर चला जाएगा, और जो एनायन मतलब ऋणायन है वो कहां पर चला जाएगा? एनोड की ओर गति करेगा। स्टार्स की बात करेंगे तो ये बात ध्यान रखने की, कोलाइडी कणों पर केवल एक ही प्रकार का क्या उपस्थित होता है? आवेश उपस्थित होता है। अगर मान लीजिए कोलाइडी कण पर प्लस आवेश है तो किस ओर चला जाएगा? वो कैथोड की ओर चला जाएगा। अगर मान लीजिए ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो किस ओर चला जाएगा? एनोड की ओर चला जाएगा। और मिट्टी है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, मतलब क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र से क्या रहेगी? अप्रभावित रहेगी। तो ये देखिए अंतर, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या संपन्न होता है। वास्तविक विलियन की बात करोगे तो NaCl का उदाहरण था। तो NaCl को आप जैसे जल में घोलोगे Na+ बन गया, Cl- बन गया। Na+ को बोलते हो धनायन मतलब कैटायन। तो धनायन तो किस ओर जाता है? कैथोड की ओर गति करेगा, और ऋणायन किस ओर गति करेगा? एनोड की ओर गति करेगा। दूसरी बात आती है किसकी? कोलाइडी विलियन की। और अभी मैंने बोला कि कोलाइडी कणों में जो कोलाइडी विलियन के जो कण है उसमें केवल और केवल एक ही प्रकार का आवेश उपस्थित रहता है। मतलब यहाँ पर सभी कणों का विपरीत आवेशित प्लेट पर स्कंदन या क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है। अगर मान लीजिए कोलाइडी कणों पर धनात्मक आवेश है तो एनोड पर जाकर वो क्या हो जाएंगे? कौन सा आवेश? अगर धनात्मक आवेश है तो क्या हो जाएगा? कैथोड पर वो जाकर क्या हो जाएंगे? स्कंदन हो जाएंगे, मतलब जम जाएंगे वहां पर। अगर मान लीजिए ऋणात्मक आवेश है तो किस ओर गति करेंगे? फिर वो एनोड की ओर जाकर और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा? उनका एकत्रित हो जाएगा, मतलब अवक्षेपण हो जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र से क्या रहते हैं? जो निलंबन है वो क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। कुल मिलाकर ये जो 12 के 12 अंतर दे रखे, इन 12 अंतर को आप इस 3 एग्जाम्पल से ध्यान कर सकते हो। वास्तविक विलियन बोले तो क्या करना है? पानी के अंदर NaCl को घोल के याद रख लेना है। कोलाइडी विलियन बोले तो पानी के अंदर स्टार्च को घोल के याद कर लेना है। और निलंबन बोले तो निलंबन में पानी के अंदर मिट्टी को घोल देना है। इन तीनों एग्जाम्पल की सहायता से जो 12 प्रकार के अंतर आप इनको आसानी से डिफ्रेंशिएट या इनमें अंतर बता सकते हो। और 2 बातें ध्यान रखने की, ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव तो कौन प्रदर्शित करता है? केवल और केवल कोलाइडी विलियन प्रदर्शित करता है। और सबसे ज्यादा अधिशोषण की बात करते हो तो किसका होता है? कोलाइडी कणों का होता है। और आकार इंपोर्टेंट है यहाँ पर, कणों का आकार कोलाइडी के लिए तो कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर, और निलंबन के लिए 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और वास्तविक विलियन के लिए 0.1 से 1.0 नैनोमीटर तक होता है। कितनी प्रावस्था है, किस प्रकृति का है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लगेगा, कौन किससे फिल्टर कर सकते हैं, साथ में विद्युत जो क्षेत्र की उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं, ये टोटल अंतर हो गया वास्तविक विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन विलियन में।
नेक्स्ट वाला देखिए कोलाइड की प्रावस्था, मतलब कोलाइड का निर्माण कौन कौन करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम आ गया। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, ये वितरित अथवा आंतरिक प्रावस्था भी कहलाती है। यह वह घटक होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, अल्प होती है, मतलब कम मात्रा में उपस्थित होता है। परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम, यह वितरण अथवा बाह्य प्रावस्था भी कहलाती है। यह वह घटक है जिसका आधिक्य होता है, मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये हो गया कोलाइडी की प्रावस्थाएं। अब यहां से ये वाली टेबल इंपोर्टेंट है, इस वाली टेबल से 1 नंबर का सवाल जरूर आता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपके 5 नंबर का है, प्रश्न है। और इसके अंदर आपको बस उदाहरण ध्यान रखने की, कौन से उदाहरण में परिक्षेपण माध्यम तो कौन सा है और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सी है, और उस वाले कोलोइड तंत्र का क्या नाम होता है, और उनके उदाहरण आपको ध्यान रखने। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल, और इस वाली टेबल से 1 नंबर का सवाल 100% बनता है। अब याद कैसे करना उसको देखिए आप। सबसे पहले आपके पास ये देखिए झाग, इसको फोम भी बोलते हो आप, क्या बोलते हो, फोम भी बोलते हो, तो झाग या फोम। तो यहाँ पर देखिए आपके साबुन का विलयन, जब भी आप कपड़े धोते हो तो बाल्टी के अंदर जैसे आपने कोई डिटर्जेंट है या फिर साबुन डालते हो तो वहां पर क्या होते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। और वो बुलबुले किस टाइप से बनते हैं, क्योंकि पानी और पानी में क्या रहती है, गैस रहती है। तो ज्यादा मात्रा तो किसकी होगी, पानी की, और कम मात्रा में कौन उपस्थित होगा, वायु। तो यहाँ पर क्या होगा, जो परिक्षेपण माध्यम है ना झाग के अंदर या फोम में, परिक्षेपण माध्यम तो क्या हो गया, द्रव हो गया, मतलब पानी हो गया। और परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्शन फेज कौन सा हो गया, गैस। तो बस आपको इसी टाइप से ध्यान रखना कि कोलाइडी तंत्र का नाम तो क्या हो गया, झाग बोल दीजिए अथवा फोम। उदाहरण क्या है इसका, साबुन का विलयन है, फेंटी हुई क्रीम है, सोडा वाटर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि साबुन का विलयन या फेंटी हुई क्रीम, अदरवाइज जो कोलाइडी तंत्र कौन सा हो गया, झाग या फोम। इसमें परिक्षेपण माध्यम तो द्रव होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है। दैनिक जीवन से आप इनको रिलेट कर सकती हो। नेक्स्ट वाला देखिए, फिर आपको एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है, कौन सा वाला, कोहरा वाला। कोहरे को आप बोलते हो स्मोक, क्या बोलते हो, स्मोक। इंग्लिश में आप कोहरे को क्या बोलते हो, स्मोक बोलते हो। तो ये ध्यान रखना है कि जो स्मोक है ना, ये किसका उदाहरण है। तो पहली बात तो ये उदाहरण है एरोसोल का। किसका उदाहरण है, एरोसोल का, जिसमें भी परिक्षेपण माध्यम कौन सा आ जाता है, गैस आ जाता है। वो हमेशा आप उसको क्या बोल सकते हो, एरोसोल बोल सकते हो। वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर भी परिक्षेपण माध्यम गैस आ जाता है आप उसको क्या बोलते हो, एरोसोल बोलते हो। और कोहरा को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्मोक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्मोक है या कोहरा है, इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम तो क्या होता है, गैस। और इसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था में कौन रहता है, द्रव रहता है। चाहे से बादल बोले, क्लाउड्स, या फिर कोहरा मतलब स्मोक, दोनों के दोनों किसके उदाहरण है, कौन से कोलोइडी तंत्र के उदाहरण है, एरोसोल के। और एरोसोल के अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या आता है, गैस आता है, और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन आएगा, द्रव आएगा। तो ये वाला उदाहरण ध्यान रखना, कोहरा या फिर स्मोक का। इसके बाद में ये देखिए दूध का उदाहरण डायरेक्ट आता है कि दूध के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम का नाम बताइए। तो जब भी दूध आता है ना, पहली बात तो कौन सा कोलाइडी तंत्र बनता है, आप इसको पाइस बोल सकते हो, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन, या पाइस या इमल्सन। तो दूध है वो किसका उदाहरण होता है, कोलोइडी तंत्र का नाम तो होता है पाइस, अदरवाइज इमल्सन। और आपको पता है कि दूध में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है, द्रव होता है, और परिक्षिप्त प्रावस्था भी क्या होती है, द्रव है। मतलब दूध ऐसा उदाहरण है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। कोलोइडी तंत्र का क्या नाम बनता है, या तो पाइस बोल सकते हो, अदरवाइज इमल्सन बोल सकते हो। और उदाहरण क्या होता है इसका, दूध उदाहरण होता है। नेक्स्ट वाला देखिए चीज, ये वाला जो दे रखा है ये उदाहरण इंपोर्टेंट है। मक्खन, मक्खन को आप बोलते हो बटर बोल दीजिए, चीज बोल दीजिए, ठीक है। मक्खन, मक्खन को बोल दिया बटर, और पनीर को बोल दिया आपने चीज। तो ये दोनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है कि मक्खन अदरवाइज पनीर या फिर चीज, ये कौन से कोलोइडी तंत्र के उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये उदाहरण है आपके जेल के। इनके कोलोइडी तंत्र को क्या बोलते हो, जेल बोलते हो, जिसमें परिक्षेपण माध्यम तो क्या रहता है, ठोस रहता है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या रहती है, गैस। मतलब ठोस के अंदर कौन घुलनशील रहता है, द्रव घुलनशील रहता है, इसको आप बोलते हो जेल। तो ये इंपोर्टेंट है कि जो मक्खन या बटर अदरवाइज पनीर या चीज, ये किसके उदाहरण है, जेल के उदाहरण है, जिसमें परिक्षेपण माध्यम तो ठोस है और परिक्षिप्त प्रावस्था कौन सा है, द्रव है। इसके बाद में ये ध्यान रखना आपको, धुआं, धुआं को आप बोलते हो स्मोक बोलते हो, धुआं को क्या बोलते हो, स्मोक। तो जब भी स्मोक का उदाहरण आता है तो पहली बात तो ये किसका उदाहरण है, मैंने अभी बोला था कि जिसमें भी परिक्षेपण माध्यम गैस आ जाता है आप उसको क्या बोल सकते हो, एरोसोल बोल सकते हो, या वायुसोल बोल दीजिए, एक ही बात हो। तो ये एरोसोल का उदाहरण है पहली बात। और धुआं में क्या होता है कि जो धुआं है उसमें क्या होता है कि जो वायु के अंदर ठोस के कण रहते हैं,
रिपीट कर देता हूँ, जो भी स्मोकिंग करते हैं लोग, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीने के बाद में वो धुआं निकाल रहा है मुंह से, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो धुआं है ना उसके अंदर क्या है, वो वायुमंडल के अंदर आ रही है धुआं, तो ज्यादा मात्रा में तो कौन हो गया, वायु मतलब गैस है, तो गैस तो क्या हो गया, प्रक्षेपण माध्यम। और उसके अंदर क्या होती है, ठोस के छोटे छोटे कण होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल। तो यहाँ पर प्रक्षिप्त अवस्था कौन सी हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है कि धुआं या स्मोक किसका उदाहरण होता है, एरोसोल, जिसमें प्रक्षेपण माध्यम तो गैस होता है, प्रक्षिप्त अवस्था ठोस होती है। इसके बाद में देखिए फिर सोल के उदाहरण डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, जैसे स्टार्च हो गया, पेंट, स्टार्च पेंट है, गोंद विलियन है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, सोल की एग्जाम्पल है। इसके बाद में देखिए खनिज है, रूबी ग्लास है, विभिन्न रत्न, काले रे, किसके उदाहरण है, ठोस सोल के उदाहरण है। कुल मिलाकर जो एग्जाम में बार बार जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं ना, वो वाले एग्जाम्पल कौन कौन से आपको ये वाले तो याद होना चाहिए। एक तो 4 नंबर वाला इमर्सन या पाइस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये वाला कोहरा जिसको आप बोलते हो स्मोक, इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है ये 5th वाला जिसको आप जेल बोलते हैं, जिसका उदाहरण कौन है, बटर और चीज मतलब मक्खन और पनीर। और ये 6 वाला जिसमें स्मोक या धुआं आता है, और लास्ट ये वाला, ये आपको उदाहरण याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्या करता है, वो एक उदाहरण देता है एग्जामिनर, और उदाहरण के द्वारा उदाहरण देकर आपको पूछता है कि प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रावस्था बताइए। और ये सारे के सारे जो उदाहरण आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, तो इनको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इजिली याद हो जाएंगे। जैसे बोले आपको साबुन का विलयन, तो साबुन का विलयन आप बाल्टी के अंदर साबुन डाल दीजिए तो पानी तो क्या हो गया, द्रव्य है पानी, तो क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सा हो गया, गैस हो गया। इसको कोलाइडी तंत्र कौन सा बोलते हैं, फोम बोलते हो या झाग। दूसरा वाला देखिए कोहरा या स्मोक, तो स्मोक में क्या होता है, जो प्रक्षेपण माध्यम तो क्या होता है, गैस। और गैस के अंदर जब भी कोहरा आता है, जिसको आप धुंध भी बोल सकते हो, तो उसके अंदर क्या होती है, जल की बूंदी होती है छोटी छोटी। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में जो द्रव्य है, मतलब क्या हो जाएगा, गैसों के अंदर द्रव्य उपस्थित है। तो यहाँ पर कोहरा का उदाहरण आप डायरेक्ट ओस से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब भी कोहरा है तो उसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम तो गैस हो गया, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य हो गया, और इसको आप क्या बोलते हो, एरोसोल बोलते हो। तीसरा वाला दूध सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कोलाइडी तंत्र का तो नाम हो गया पाइस या इमल्सन बोल दीजिए। इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या रहते हैं, द्रव्य रहते हैं। फिर इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट उदाहरण बनता है वापिस से मक्खन, बटर और पनीर चीज का। इसको क्या बोलते हो, कोलाइडी, इस वाले कोलाइडी तंत्र को जेल बोलते हो, जिसमें प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, द्रव होती है। फिर धुआं स्मोक, तो इसमें सीधा ध्यान रखना, प्रक्षेपण माध्यम तो गैस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, ठोस होता है। और इस वाले कोलाइडी तंत्र को क्या बोलते हो, एरोसोल बोलते हो। तो कुल मिलाकर ये 4 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। और मुख्य रूप से आज तक जो एग्जाम में आइए वो ये वाले आइए, मक्खन और पनीर वाला, धुआं स्मोक वाला, कोहरा स्मोक वाला, और दूध। यही बार बार एग्जाम में क्या करता है, रिपीट करता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरागी कोलाइडो में तुलना। पहली बात तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, कोलाइडी विलियन का अगर आप वर्गीकरण देखोगे तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कोलाइडी विलियन है बंधुता के आधार पर। मतलब ये जो वर्गीकरण आप प्रदर्शित कर रहे हो बंधुता के आधार पर 2 प्रकार का, पहला द्रव्य स्नेह, दूसरा वाला कौन सा हो गया, द्रव्य विरागी कोलाइड। तो द्रव्य स्नेह, स्नेह का मतलब भी क्या होता है, लविंग। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होगा, आकर्षण रहेगा। और द्रव्य विरागी मतलब क्या, लायोफोबिक, फोबिक का मतलब क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण नहीं होगा। मतलब ऐसे कोलाइडी विलियन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में आकर्षण नहीं उपस्थित होता, उनको तो क्या बोल दोगे, द्रव्य विरागी। और जिनमें आकर्षण उपस्थित होता है उनको क्या बोल दोगे, द्रव्य स्नेह। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये जो आपने कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण किया है द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरागी कोलाइड में, ये किसके आधार पर है, बंधुता के आधार पर है। अब देखो इनमें भी एक टेबल बनी हुई है, 9 अंतर लिख रखे हैं, और 9 अंतर आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहला अंतर देखिए, द्रव्य स्नेह के लिए निर्माण की विधि। तो देखो इनमें द्रव्य स्नेह का निर्माण आप आसानी से कर सकते हो, सीधे मिलाकर आसानी से बनाए जा सकते हैं। मतलब प्रक्षेपण माध्यम में जब भी आप प्रक्षिप्त प्रावस्था को मिक्स कर दोगे, मिला दोगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा, द्रव्य स्नेह कोलाइड का निर्माण हो जाएगा, या द्रव्य विरागी कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्य विरागी कोलाइड है इनका निर्माण आप सीधे मिलाकर नहीं कर सकते। सीधे नहीं कर सकते तो कौन सी विधियों के द्वारा करोगे, विशिष्ट विधियों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया, द्रव्य स्नेह को सीधे मिलाकर आसानी से इनका निर्माण किया जा सकता है, जबकि द्रव्य विरागी को विशिष्ट विधियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। दूसरा देखिए प्रकृति। तो आपको ये वाले
उदाहरण आसानी से याद हो जाए इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो पानी है, पानी के अंदर आपको गोंद को घोल देना है। सर्दियों में देखते हो कि जब भी गोंद वो जम जाता है तो आप क्या करते हो, उसमें गर्म पानी डालकर उसको अगर हिला देते हो तो वो क्या हो जाता है कि जो गोंद है पानी के अंदर वापस से क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। तो द्रव्य स्नेह या द्रव्य रागी का आप एक उदाहरण याद रख लेना, क्या, गोंद। कौन सा उदाहरण याद रख लेंगे आप, गोंद। मतलब गोंद है जब जम जाता है तो उसमें आप क्या करते हो, गर्म पानी मिलाकर उसको शेकिंग कर दीजिए, उसको हिला दीजिए, तो गोंद जल में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। मतलब ये प्रक्रम कैसा होता है, उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। लेकिन जो द्रव्य विरागी कोलाइड है वो कौन सी प्रक्रम प्रदर्शित करती है, कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करती है, अनुत्क्रमणीय। मतलब अगर एक बार ये कोलाइडी विलयन से हट गया, मतलब निलंबन में चला गया, तो फिर आप इनसे वापिस से इसको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं कर सकते। तीसरा देखिए, दृश्यता मतलब विजिबिलिटी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से नहीं देखे जा सकते क्योंकि इनकी जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो आप इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा भी आसानी से नहीं देखे जा सकते। लेकिन यहाँ पर तो क्या आकर्षण है ही नहीं, तो इनको क्या हो सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या फिर अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको क्या किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। बात करते हो स्थायित्व की, तो द्रव्य स्नेह में तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य के आकर्षण है, तो ये तो क्या होते हैं, स्वतः स्थायी होते हैं। मतलब ये तो क्या ऑटो स्टेबल होते हैं, आपको इसमें बाहर से कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी स्थायी कारक मिलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन द्रव्य विरागी इनके अंदर किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, तो ये कैसी होती है, सामान्यतः अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। और इनको स्थायित्व प्रदान करने हेतु क्या मिलाते हैं, स्थायी कारक मिलाते, और स्थायी कारक के रूप में आप मुख्य रूप से मिलाते हो विद्युत अपघट्य। क्या मिलाते हो, विद्युत अपघट्य मिलाते हो। नेक्स्ट देखिए, विद्युत अपघट्य की क्रिया। जो द्रव्य स्नेह कोलॉइड है, अगर आप उसमें विद्युत अपघट्य की कम मात्रा डाल रही हो तो उसकी कोलॉइडी विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आपने विद्युत अपघट्य की बहुत ज्यादा मात्रा क्या की है, कोलॉइडी विलयन में डाल दी है, कौन से में, द्रव्य स्नेह में, तो वो क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका स्कंदन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कुछ ही मात्रा मिलाते हो द्रव्य स्नेह में तो उसके कोलॉइडी विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन विद्युत अपघट्य की आपने अगर अधिक मात्रा मिला दी द्रव्य स्नेही कोलॉइडी विलयन में, तो उसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन का मतलब क्या है, कोलॉइडी जो कण है, मतलब जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, वो आपस में एक जगह समूह बनाकर जम जाएंगे या गुच्छा बना लेंगे। मतलब क्या बन जाएगा, उनका निलंबन बन जाएगा। बात करते हो द्रव्य विरागी की। द्रव्य विरागी तो पहले ही क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और अगर आपने इनमें अगर थोड़ी सी भी मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में भी क्या मिला दिया, विद्युत अपघट्य मिला दिया, तो ये क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाती है। मतलब इनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो द्रव्य स्नेह कोलाइडिस में तो सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विद्युत अपघट्य की बहुत अधिक मात्रा मिला दी तो क्या हो जाता है, इनका स्कंदन हो जाता है। लेकिन द्रव्य विरागी में तो सूक्ष्म मात्रा में भी विद्युत अपघट्य मिलाने पर इनका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये दोनों के दोनों आपको याद होनी चाहिए। पहला वाला शांता, दूसरा वाला कौन सा गुण है, पृष्ठ तनाव। तो देखिए द्रव्य विरागी के लिए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब जितना प्रक्षेपण माध्यम की शांता होती है ना, उतना ही द्रव्य विरागी कोलाइडी विलयन की शांता होती है। जितना प्रक्षेपण माध्यम का पृष्ठ तनाव होता है, उतना ही द्रव्य विरागी कोलाइड का पृष्ठ तनाव होता है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि शांता मतलब विस्कोसिटी और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, ये दोनों के दोनों जो गुण है वो द्रव्य विरागी कोलाइड के लिए तो प्रक्षेपण माध्यम के समान होते हैं। लेकिन बात आती है द्रव्य स्नेह की, और यहाँ पर मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है, शांता तो क्या होती है, द्रव्य स्नेह के लिए प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, और पृष्ठ तनाव क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम से क्या होता है, कम होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। मतलब द्रव्य विरागी के लिए तो चाहे शांता की बात हो चाहे से पृष्ठ तनाव की बात हो, दोनों ही किसके बराबर होते हैं, प्रक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। लेकिन द्रव्य स्नेही या द्रव्य विरागी कोलाइड के लिए हमेशा ध्यान रखना है, शांता तो क्या होती है, प्रक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, जबकि पृष्ठ तनाव प्रक्षेपण माध्यम से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव है वो द्रव्य विरागी कोलाइड वो प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जो द्रव्य विरागी जो कोलाइड है वो क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये कोलॉइडी विलयन की प्रकृति होती है, मतलब कोलॉइडी विलयन के गुण होते हैं, क्या ब्राउनी गति है, क्या टिंडल प्रभाव है, क्या इनकी परिभाषा है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है
कि टिंडल प्रभाव है वो द्रव्य स्नेह कोलाइड तो प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन द्रव्य विरागी या द्रव्य विरोधी कोलाइड टिंडल प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट वाला अंतर देखिए जल योजन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विलायी के प्रति आकर्षण के कारण अत्यधिक जलयोजित होते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, याद हो तो, कि गोंद है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, जल में आसानी से घोल सकते हो। तो जो गोंद है वो जल में क्यों घुल रहा है, क्योंकि इसका विलायी के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसी कारण इनका विलायक योजन क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन द्रव्य विरोधी होने के कारण मतलब इसको तो क्या है, द्रव्य से घृणा है, मीनिंग हेट करता है ये, तो द्रव्य से होने के कारण इनमें जल योजन नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर 9 अंतर है। 9 अंतर आपको आने चाहिए। पहली बात तो कोलोइडी विलयन है बंधुता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाला हो गया द्रव्य स्नेह, दूसरा वाला हो गया द्रव्य विरोधी हो गया। अंतर आपको ध्यान रखना, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, फटाफट से वापिस से सुन लीजिए। निर्माण की विधि द्रव्य स्नेह, तो इसमें पहली बात तो ये बोलनी है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। और यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण उपस्थित नहीं होता है द्रव्य विरोधी में, और द्रव्य स्नेह में क्या होता है, आकर्षण उपस्थित होता है। तो इनको तो सीधे हिलाकर बनाया जा सकता है, जबकि इनको विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाया जाता है। प्रकृति की बात आती है तो गोंद का उदाहरण ध्यान रखना, उत्क्रमणीय प्रकार की होती है द्रव्य स्नेह, अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है द्रव्य विरोधी। दर्शिता की बात करें तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप द्रव्य स्नेह को नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से आप द्रव्य विरोधी को देख सकते हैं। स्थायित्व की बात आती है तो इनके मध्य आकर्षण है, तो ये क्या होती है, स्वतः स्थायित्व रखते हैं, मतलब ऑटो स्टेबल है। और इनके क्या होती है, स्थायित्व नहीं रखते, तो आप क्या करते हो, स्थायी कारक इसमें मिक्स करते हो। और वो मैंने क्या बताया, स्टेबलाइजर कौन से होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं। वैद्युत अपघट्य की क्रिया आपको ध्यान रखने की, वैद्युत अपघट्य अगर अधिक मात्रा में द्रव्य स्नेह में मिला दोगे तो उनका स्कंदन हो जाएगा। लेकिन द्रव्य विरोधी के अंदर तो आप अगर सूक्ष्म मात्रा में भी वैद्युत अपघट्य मिला दोगे तो इनका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। फिर ध्यान रखना शांता और पृष्ठ तनाव, ये तो द्रव्य विरोधी के अंदर तो परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखना कि शांता है वो द्रव्य स्नेह के लिए तो क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम से अधिक होती है, लेकिन पृष्ठ तनाव है वो परिक्षेपण माध्यम से कम होता है द्रव्य स्नेही के लिए। फिर देखिए टिंडल प्रभाव द्रव्य स्नेह प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन द्रव्य विरोधी क्या करता है, इसको प्रदर्शित करता है। जलयोजन की बात आती है तो ध्यान रखना द्रव्य स्नेह तो अधिक जलयोजित होता है, और ये क्या होता है, जलयोजित नहीं होता है द्रव्य विरोधी वाला। तो ये अंतर आना चाहिए आपको यहाँ से। आगे और देखिए, अब दूसरा वर्गीकरण है कोलोइडों का, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। मतलब जिस भी कोलोइडी विलयन का निर्माण हो रहा है उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उनके कणों का क्या आकार है, क्या साइज है, उसके आधार पर 2 भागों में बांट सकते हो। पहला वाला हो गया बहुअणुक कोलोइड और दूसरा वाला हो गया वृहद अणुक कोलोइड। इनमें आपको इनकी थ्योरी याद नहीं करनी, बस केवल एग्जांपल ध्यान रखना है। तो आपको पहले तो ये इसका बेस आना चाहिए कि ये वाला जो कोलोइडी का आपने वर्गीकरण किया है ना, इसका बेस क्या है, तो इसका बेस क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। किसके आधार पर बांट रहा है यहाँ पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। तो पहला तो हो गया बहुअणुक कोलोइड। तो यहाँ पर डायरेक्ट उदाहरण ध्यान रखना आपको। बहुअणुक कोलोइड के कौन से उदाहरण है, एक तो हो गया सल्फर का सोल और दूसरा वाला हो गया गोल्ड सोल। तो मतलब सल्फर का सोल और गोल्ड का सोल दोनों ही किसके उदाहरण होते हैं, बहुअणुक कोलोइड के। दूसरा वाला होता है वृहद अणुक कोलोइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। तो यहाँ पर आपको उदाहरण ध्यान रखने, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, जिलेटिन हो गया, और बहुलक मतलब जितने भी प्रकार के बहुलक है, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन और जिलेटिन, ये किसके उदाहरण होते हैं, आपके वृहद अणुक कोलोइड की उदाहरण है। जबकि सल्फर का सोल और गोल्ड का सोल ये किसका उदाहरण होता है, बहुअणुक कोलोइड का उदाहरण होता है। यहां से आपको इनकी लैंग्वेज याद नहीं करनी, बस दोनों का उदाहरण ध्यान रखना है कि बहुअणु का उदाहरण तो सल्फर सोल और गोल्ड सोल है, और वृहद अणुक कोलोइड के उदाहरण स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, जिलेटिन और बहुलक होता है। नेक्स्ट वाली एक पॉइंट है मिसेल। मिसेल आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, और जो क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है, क्राफ्ट तापमान क्या होता है। तो इनकी 1-2 परिभाषाएं, ये आपको परिभाषाएं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं अपन मिसेल किस टाइप से बनेगा, तो उसका एक उदाहरण से समझते हैं अपन आसानी से। तो पहला देखिए उदाहरण यहाँ पर मैंने मेंशन किया साबुन, और साबुन किससे बना होता है, सोडियम स्टीरिएट। कम सांद्रता में जलीय विलयन में निम्न प्रकार से आयनित होता है। तो यहां पर देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले को मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं इजीली। C17H35 COONA, इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीरिएट बोलते हैं।
जब आप इसको जल में घोलोगे तो आयनित हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा COO- और Na+ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टीरिएट आयन बन गया और साथ में क्या बन गया सोडियम आयन बन गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, परंतु अधिक सांद्रता में उपस्थित होने पर ये आयन समगुणित होकर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते। मतलब ये वाला जो सोडियम स्टीरिएट था, जब ये आयनित होगा तो क्या मिलेगा स्टीरिएट आयन बनेगा। ये स्टीरिएट आयन अगर मान लीजिए कम सांद्रता में है तब तो कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन ये स्टीरिएट आयन अगर अधिक सांद्रता में उपस्थित है तो आपस में क्या हो जाएंगे समगुणित हो जाएंगे, मतलब आपस में मिल जाएंगे और मिलकर किसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, ये कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इन कणों का आकार की जो परास है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाएगी, तो किसका निर्माण कर लेंगे, ये कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेंगे। इंपोर्टेंट लाइन है ये यहाँ पर क्या कि ये आयन अगर उच्च सांद्रता में उपस्थित होने पर ये आयन समगुणित होकर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण करके कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं और समगुणन से बने कणों को आप क्या बोलते हो मिसेल बोलते हो। मतलब इस प्रकार से जो कणों का समगुणन होकर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण करके कोलाइडी विलयन का अगर निर्माण होता है तो आप उसको क्या बोलते हो मिसेल बोलते हो। अब दो परिभाषाएं आ रही है, दोनों परिभाषाएं बड़ी इंपोर्टेंट है। तो पहली परिभाषा देखिए यहां से, बड़ा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता को परिभाषित कीजिए। तो ये परिभाषा इंपोर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, मिसेल का निर्माण विलयन में पदार्थ की एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है जिसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है कि विलयन में कोई भी पदार्थ एक निश्चित सांद्रता के ऊपर जिस पर किसका निर्माण हो जाता है मिसेल का निर्माण हो जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो क्रांतिक मिसेल सांद्रता बोलते हो। रिपीट करता हूं मैं परिभाषा, अच्छे से सुन लेना एक बार। विलयन में एक पदार्थ, विलयन में उपस्थित पदार्थ एक निश्चित सांद्रता के ऊपर मिसेल का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हो आप क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता बोलते हो या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलते हो। और साबुन के लिए इसका मान कितना होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता का 10⁻³ मोल पर लीटर। ये इंपोर्टेंट डाटा है। साबुन के लिए जो CMC की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ मोल पर लीटर, मतलब 10⁻³ मोल पर लीटर होता है किसके लिए साबुन के लिए। तो यहाँ पर पहली परिभाषा तो कौन सी बन गई CMC का मतलब क्या होती है मिसेल का निर्माण किसी निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है, उसी को क्या बोलते हो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और वह निश्चित तापमान जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण हो जाता है उसको क्या बोलते हो आप क्राफ्ट तापमान बोलते हो। कौन सा तापमान बोलते हो क्राफ्ट तापमान। ये बात भी ध्यान रखनी है। क्राफ्ट तापमान का मतलब क्या है, वह तापमान जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण हो जाए क्या कहलाता है क्राफ्ट तापमान। परिभाषा लिख सकते हो आप, वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्राफ्ट तापमान का मतलब क्या है, वह निश्चित तापमान जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण हो जाए क्राफ्ट तापमान कहलाता है। एक बार वापिस से रिपीट कर देता हूं मैं, इंपोर्टेंट परिभाषा बनती है। वह निश्चित तापमान जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण हो जाए क्राफ्ट तापमान कहलाता है। ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा आपको शॉर्ट में बता देता हूं मैं CMC की या फिर क्रांतिक मिसेल सांद्रता की। वह निश्चित सांद्रता जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण हो जाए क्रांतिक मिसेल सांद्रता या CMC कहलाती है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं परिभाषा को। वह निश्चित सांद्रता जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण हो जाए क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। तो दोनों परिभाषाएं मैंने आपको इजी लैंग्वेज में लिखवा दी है। पहला वाला क्राफ्ट तापमान क्या होता है, दूसरा वाला मिसेल क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है। और साबुन के लिए वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ मोल पर लीटर। ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है साबुन के लिए, ठीक है। अब देखिए मिसेलीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है उसको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। देखना इधर एक बार, ये लीजिए मैंने अभी एक अणु बोला था, अणु का मीनिंग मैंने एक स्टेरिक अम्ल बोला था। स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है C17H35 और COOH। ये होता है आपके पास स्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये वाला
स्टेरिक अम्ल होता है, स्टेरिक अम्ल होता है। फॉर्मूला इसका C17H35 COOH। जब भी साबुनीकरण की बात आती है, अब की बार तो आपके सिलेबस से हट गए हैं साबुनीकरण वाला प्रोसेस पूरा। तो यहाँ पर साबुन कैसे बनाते हो कि जो भी ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना, स्टेरिक अम्ल है, पामेटिक अम्ल है, तो इनके विक्रिया करवा देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, बेस है, बेस को एक ही काम आता है, प्रोटॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ से ये वाला ये प्रोटॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, C17H35 COO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम स्टीरेट हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम स्टीरेट हो जाएगा। अब ये जो सोडियम स्टीरेट है, इसकी सांद्रता क्या होगी, अगर अधिक है तो ये सोडियम स्टीरेट के जो अणु है वो आपस में समगुणित हो जाएंगे, और आपस में समगुणित होकर कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण करके कोलोइडी विलयन का निर्माण कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, इसकी स्ट्रक्चर को आसानी से समझना, तब तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मिसेलीकरण क्या होता है। C17H35 यानी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर C17H35 को जिगजैग लाइन या फिर बॉन्ड लाइन डायग्राम से मेंशन कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये लीजिए 17। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, O पर नेगेटिव, और इससे आयोनिक इंट्रैक्शन कौन रखता है, Na+ रखता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये पता चला कि यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आपको अच्छे से पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसी यौगिक होती है, अध्रुवीय। मतलब हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, अध्रुवीय होता है, जल में नहीं घुलता है। तो ये वाला जो टोटल भाग है ना, कौन सा वाला, यहां से लेकर ये वाला टोटल भाग, इस वाले को तो आप बोलते हो टेल बोलते हो। क्या बोलते हो, टेल, या आप हिंदी में इसको बोल सकते हो पूंछ बोल सकते हो। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहां से लेकर जो ध्रुवीय होता है जिसमें प्लस और माइनस है, इसको आप बोलते हो हेड। हेड का मीनिंग आप हिंदी में बोल सकते हो इसको शीट। मीनिंग जो सोडियम स्टीरेट है उसके दो भाग हो गए, एक तो हेड हो गया और एक टेल हो गया। हेड होता है वो कैसा भाग होता है, ध्रुवीय भाग है, ये इंपोर्टेंट है। हेड भाग कैसा होता है, ध्रुवीय, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस भी है, ये देखिए प्लस भी, और ये क्या है, माइनस भी है। तो ये कैसा, हेड वाला पार्ट कैसा था, ध्रुवीय। और टेल वाला पार्ट क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब कोई यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है। तो ये वाला टेल वाला भाग क्या होता है, अध्रुवीय होता है। दो बातें अभी तक मैंने आपको बता दी। सोडियम स्टीरेट में दो भाग होते हैं, पहली बात तो टेल होता है और एक हेड होता है। सिर वाला भाग पर प्लस माइनस है तो कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। और जो टेल वाला पूंछ वाला भाग है, इस पर ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो ये कैसा हो गया, अध्रुवीय हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, जैसे कोई साबुन है, साबुन को आप पानी में घोल रही हो, तो आपको पता है कि पानी में भी क्या होता है, H+ और OH-। तो ये वाला ध्रुवीय भाग है, ये कैसा होता है, जल स्नेही होता है। ये वाला कैसा होगा, जल स्नेह, क्योंकि ध्रुवीय के अंदर भी प्लस माइनस और जल में क्या होता है, H+ और OH-। तो ये तो क्या करेगा, जल से स्नेह करेगा, मतलब जल में आसानी से घुल जाएगा। मतलब हेड वाला पार्ट कैसा होता है, जल स्नेह होता है। लेकिन जो टेल वाला भाग है ना, ये क्या होता है, जल विरागी होता है। ये वाला भाग कैसा होता है, जल विरागी, क्योंकि जल के अंदर तो प्लस माइनस है, लेकिन ये जो पूंछ है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब प्लस और माइनस नहीं है। तो ये जल से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। लेकिन जल स्नेही भाग क्या होगा, जल से आकर्षित होगा। तो इस वाली संरचना से आप आसानी से समझ सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास कोई कपड़ा और उस वाले कपड़े पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी लग गई, जैसे ये मैंने मान लिया कोई भी तेल की बूंद है वो वाली उस कपड़े पर चिपक गई है, या फिर किसी भी प्रकार का ग्रीस है वो उसका ग्रीस का धब्बा कपड़े पर आ गया। अब आप क्या करते हो, इस वाले धब्बे को उठाने के लिए जो भी कपड़ा है उसको किसमें डालते हो, पानी में के अंदर डालते हो। किसके अंदर डाल दिया आपने इस वाले कपड़े को, जिस भी कपड़े के ऊपर ग्रीस या फिर ऑयल का जो धब्बा है इसको हटाने के लिए आप इस कपड़े को किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया। और फिर आप उसमें क्या करते हो, अपमार्जक डिटर्जेंट या साबुन मिक्स करते हो। साबुन के दो भाग होगी, एक तो ध्रुवीय हो गया और एक कौन सा हो गया, ध्रुवीय हो गया। मतलब एक तो टेल हो गया और दूसरा वाला हेड हो गया। तो यहां से क्या होता है, विलेन वाले चैप्टर में आपको बता रखा है कि सम्मान को घोलता है। मतलब अध्रुवीय भाग है अध्रुवीय की ओर आकर्षित होगा, और ध्रुवीय भाग है वो ध्रुवीय की ओर आकर्षित होगा। तो जैसे आप इसके अंदर साबुन या अपमार्जक घोलते हो, तो यहाँ से क्या सीन बनेगा कि ये जो आपके पास ये जो गंदगी है, मतलब जो ग्रीस है, ऑयल है, ये कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। और अध्रुवीय से कौन आकर्षित होगा, अध्रुवीय भाग। तो यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ से ये क्या हो रहा है, ये वाला तो टेल वाला पार्ट हो गया, ये वाला हेड वाला। वापिस ही देखिए, ये वाला टेल वाला पार्ट और ये वाला हेड वाला। लेकिन जो टेल वाला भाग है वो किससे आकर्षित हो गया, गंदगी या फिर ग्रीस से। तो इस प्रकार से क्या होता है, अणुओं का एक समूह बनने लग जाता है।
और इससे किसका निर्माण हो जाएगा, मिसेल का निर्माण हो जाएगा। और इस वाले मिसेल में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पूंछ वाला भाग तो हाइड्रोकार्बन भाग की ओर होता है और जो सिर वाला भाग है वो पानी की ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जहां पर ये मिसेल का निर्माण हो जाएगा, तो ये वाली गंदगी है इसको ये वाले साबुन के अणु जब आप इसको पानी में डुबो के बाहर निकालोगे तो क्या करेगा, ये वाली गंदगी यहाँ से हट जाएगी। बस यही इसका एप्लीकेशन होता है, यही क्या होता है, मिसेलीकरण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए जो भी लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। पहला देखिए मिसेलीकरण की प्रक्रिया। मिसेल का निर्माण ऐसे अणुओं के समगुणन से होता है जिसमें द्रव्य विरोधी एवं द्रव्य स्नेही दोनों ही भाग होते। ये देखिए यही तो बोल रहा है कि मिसेल के अंदर क्या होने चाहिए, दोनों भाग। एक तो कौन सा होना चाहिए, जल विरागी, तो कौन सा हो जाएगा, द्रव्य विरोधी। और जल स्नेही कौन सा हो जाएगा, द्रव्यरागी हो जाएगा। मतलब एक तो पूछ भाग हो जाएगा और एक सिर भाग हो जाएगा। सिर वाला ध्रुवीय होता है और पूछ वाला अध्रुवीय होता है। तो यहाँ पर देखिए यही लैंग्वेज मेंशन कर रहा है। मिसेल का निर्माण ऐसे अणुओं के समगुणन से होता है जिसमें द्रव्य विरोधी एवं द्रव्य स्नेही दोनों ही भाग होते हैं। ऐसे अणु पृष्ठ सक्रिय अणु कहलाते हैं। मतलब जिसमें दोनों ही भाग हो ना, द्रव्य स्नेही भी हो और द्रव्य विरोधी भी हो, वो पृष्ठ के प्रति क्या रहती है, सक्रिय रहती है। तो इनको आपने क्या कौन से अणु बोल दिए, पृष्ठ सक्रिय अणु बोल दिया। उदाहरण देखिए, उदाहरण ही इंपॉर्टेंट है यहां से। तो ये देखिए उदाहरण, साबुन सोडियम स्टीरेट। अभी मैंने बता दिया कैसे बनता है सोडियम स्टीरेट। स्टेरिक अम्ल की अभिक्रिया करवा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन जाएगा, सोडियम स्टीरेट बन जाएगा, जिसमें COO पर माइनस रहेगा और Na पर कौन सा आवेश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सोडियम स्टीरेट में हाइड्रोकार्बन 17 कार्बन परमाणुओं की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला व द्रव्य विरोधी अथवा जल विरोधी होता है। ये देखिए यही तो मैंने मेंशन किया था डायग्राम से। ये मैंने जो जिगजैग लाइन बनाई थी, यहाँ तक जो 17 कार्बन है ये कैसी होती है, अध्रुवीय भाग है। अध्रुवीय भाग कैसा होता है, जल विरोधी या जल विरागी होता है। जबकि ध्रुवीय COO मतलब COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। जबकि ध्रुवीय COO नेगेटिव Na प्लस द्रव्य स्नेही अथवा जल स्नेही होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस है, जल में भी H प्लस और OH माइनस होता है, तो जल के प्रति आकर्षित होगा। तो क्या बोल दिया मैंने इसको, द्रव्य स्नेही या जल स्नेही बोल दिया। अपमार्जक प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहा है, अपमार्जक। अपमार्जक क्रिया में चिकनाई मतलब कोई भी ऑयल की बूंद या तेल की बूंद हो सकती है, या ग्रीस में अपमार्जक का जल विरोधी सीरा। जब बहुत सारे अणु ऐसी क्रिया करेंगे और साथ में यदि हाथ से मसलने अथवा गर्म जल में उबालने की क्रिया होगी तो गंदगी जिस सतह से चिपकी रहती है वहां से छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में आ जाती है तथा सतह गंदगी से मुक्त हो जाती है। यही तो प्रक्रिया बताई थी मैंने। ये जो आपके पास कपड़ा है जिसके ऊपर जो दाग है या गंदगी है, उसमें आपने साबुन मिला दिया और साबुन मिला के आप क्या करिए, इसको हाथ से मसल रही हो या फिर गर्म पानी डालकर इसको हिला रही हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी गंदगी है वो किसकी ओर आकर्षित होगी, क्योंकि इस प्रकार के जो अपमार्जक के बहुत सारे अणु आकर, ये साबुन के अणु थे मेंशन किए मैंने, सोडियम स्टीरेट वाले बहुत सारे अणु इस वाली गंदगी से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जहां पर क्रांतिक मिसेल सांद्रता बन जाएगी तो वहां पर क्या होगा, ये वाली गंदगी है इन जो साबुन के अणुओं से आकर्षित होकर कपड़े की सतह को छोड़कर किसमें आ जाएगी, जल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप कपड़े के दाग, ग्रीस या फिर ऑयल के धब्बे क्या कर सकते हो, आसानी से दूर कर सकते हो। मतलब जो अपमार्जक की प्रक्रिया होती है या कपड़े धोने की प्रक्रिया होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, मिसेलीकरण ही होती है। तो यहाँ पर फिनिश होता है मिसेलीकरण। दो परिभाषाएं ध्यान रख लेना, एक तो क्राफ्ट तापमान का और क्राफ्ट मिसेल क्रांतिक सांद्रता का। दोनों की परिभाषाएं मैंने आपको आसानी से समझा दी है। नेक्स्ट वाला अपने पास पॉइंट आता है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। अब देखो पहले नो कॉमन सेंस की बात है कि कोलाइडी विलयन बनाने की दो प्रकार की होती है, एक तो द्रव्य स्नेही प्रकार का, एक द्रव्य विरागी प्रकार का। ठीक है, तो द्रव्य स्नेही में तो आपने क्या बोला था, इनको तो सीधे मेथड के द्वारा बना सकते हैं। मतलब जब भी आप प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था को घोल दोगे तो कौन सा बन जाएगा, द्रव्य स्नेही कोलाइड तो बन जाएगा। लेकिन जो द्रव्य विरागी कोलाइड है उनका आप सामान्य विधियों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उनको बनाने के लिए विशिष्ट प्रकार की विधियां आपको उपयोग में लेनी पड़ती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो द्रव्य स्नेही कोलाइडी को प्रक्षिप्त प्रावस्था को उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो भी द्रव्य स्नेही कोलाइड है उनको तो आसानी से बनाया जा सकता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस प्रक्षेपण माध्यम में क्या मिला देना है, प्रक्षिप्त प्रावस्था को मिला देना है। इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रक्षेपण प्रावस्था और प्रक्षिप्त
प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होती है, परबल बंधुता या परबल क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये कारण आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो द्रव्य स्नेह कोलाइड है उनका निर्माण आसानी से क्यों हो जाता है। तो ये वाला नोट लगाकर इंपोर्टेंट लिख लेना। इसका मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिस्पर्स फेज एवं परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्शन मीडियम के मध्य प्रबल बंधुता का होना है। मतलब क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है, ये ध्यान रखना है। तो द्रव्य स्नेह कोलाइड का निर्माण आसानी से होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य प्रबल बंधुता का उपस्थित होना है। तो इसीलिए इनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण ध्यान रखना है, द्रव्य स्नेह के उदाहरण है ये स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, जिलेटिन, तीनों के तीनों किसके उदाहरण है, द्रव्य स्नेही कोलाइड के उदाहरण है। दूसरा वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, द्रव्य विरोधी कोलाइड निर्माण के लिए विशेष विधि अपनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी भी प्रकार की बंधुता उपस्थित नहीं होती है। इसलिए सामान्य विधियों के द्वारा द्रव्य विरोधी कोलाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो पहला तो देखिए आप किस प्रकार से निर्माण कर सकती हो, पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार का बनाना, इसे परिक्षेपण विधि कहते हैं। मतलब पहली विधि तो कौन सी, परिक्षेपण विधि है, जिसमें क्या करोगे, आपके पास ऐसे कण है जिनका आकार है कोलाइडी कणों से ज्यादा होता है, मतलब 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो आप क्या करोगे, उन वाले कणों को छोटे कणों में तोड़कर उनका जो साइज है, कणों का आकार है, 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर में लेकर आ जाओगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, कोलाइडी विलयन का। और इस विधि को क्या बोलोगे आप, परिक्षेपण विधि कहते हैं। दूसरा देखिए, पदार्थ अथवा आणविक आकार के कणों को संयोजित करके कोलाइड का आकार बनाना, इसे संघनन विधि कहते हैं। दोनों जस्ट अपोजिट है। पहली वाली परिक्षेपण विधि में क्या करियो, बड़े आकार के कण थे उनको तोड़ा और उनका आकार आपने कोलाइडी कणों के आकार के साइज में लाकर निर्माण कर लिया, तो इसको तो बोल दिया परिक्षेपण विधि, जिसको तोड़कर बनाया आपने। दूसरा वाला संघनन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कण होंगे या अणु होंगे जिनका आकार है कोलाइडी कणों से क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या करेंगे, आपस में समगुणित हो जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में संयोजित होकर अगर उनका आकार कोलाइडी कणों के आकार के प्रास में आ जाता है तो किसका निर्माण हो जाएगा, कोलाइडी विलयन का निर्माण हो जाएगा। दो विधियां आपके पास, पहली वाली परिक्षेपण विधि होगी, दूसरी वाली संघनन विधि होगी। सबसे पहले अपन डील करेंगे परिक्षेपण विधि से। तो देखिए परिक्षेपण विधि, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना हो उसका महीन चूर्ण बनाकर उपयुक्त विलाई के साथ मिलाकर निलंबन तैयार करते हैं। मतलब यांत्रिक वितरण में आपको यह ध्यान रखना है, परिक्षेपण विधि के अंदर पहले वाली कौन सी है, यांत्रिक वितरण। तो इसमें क्या करना है कि जिसका भी आपको कोलाइडी विलयन बनाना है उसके कणों को क्या करना है, महीन चूर्ण में क्या करना है, पीस लेना है और उसके बाद में इसको किसमें मिला देना, उपयुक्त विलाई। विलाई का मतलब क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर क्या तैयार कर लेंगे, निलंबन तैयार कर लेते हैं। फिर इस निलंबन को एक विशेष प्रकार के कोलाइडी मील में डालते हैं। मतलब निलंबन बन गया, मतलब अभी कोलाइडी कण नहीं बनाया, कोलाइडी विलयन नहीं बनाया, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपने कण मिक्स किए थे वो विलायक में पेंदे में आकर एकत्रित हो गए, मतलब क्या बन गया, निलंबन बन गया। तो अब इस वाले निलंबन को आप किसमें से गुजारते हो, कोलाइडी मील, मतलब एक प्रकार की चक्की होती है उसके अंदर डालते हो। तो इस मील या चक्की में 2 धात्विक चक्रियां होती है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इस वाली चक्की की 2 धातु की क्या होती है, चक्रियां होती है, जो एक दूसरे के साथ कुछ ही दूरी पर स्थित होती है और पट्टों के सहारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती है। तो कोलाइडी मील या कोलाइडी चक्की में 2 धातु की चक्रियां होती है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है, साथ में दोनों जो चक्रियां है वो पट्टों की सहायता से एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमती है। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है, ऊपर से पदार्थ का निलंबन डालते हैं। मतलब जो पहले आपने जो कोलाइडी जो भी आपके पास अणु थे आपने उसको पीस कर चूर्ण बनाया था और उस चूर्ण को विलायक में डालकर क्या तैयार किया था, निलंबन। तो क्या करना, उस वाले निलंबन को आपको इस वाली कोलाइडी चक्की के अंदर डालना है ऊपर से। तो ऊपर से पदार्थ का निलंबन डालते हैं जिसके मोटे कण इस चक्की में पिसकर महीन हो जाते हैं। मतलब ऐसे कण जिनका आकार कोलाइडी कणों से अधिक था, तभी तो क्या बना है, निलंबन बना है। अगर अदरवाइज मान लीजिए उन वाले कणों का आकार जब आपने उसको पीस कर चूर्ण बना लिया था कोलाइडी कणों की परास में आ जाता तो फिर निलंबन का निर्माण नहीं होता। तो जो भी मोटे कण रह गए थे वो क्या हो जाएंगे, चक्की में पिसकर कैसे हो जाएंगे, महीन हो जाएंगे। और कौन से कणों का आकार ग्रहण कर लेंगे, कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। धातु की चक्रियों की दूरी को
कणों की इच्छित आकार के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब आपको किस परास के कणों का आकार चाहिए, उसके अनुसार आप धातु की चक्रियों की दूरी को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। उदाहरण कौन से, इस विधि के द्वारा मतलब यांत्रिक वितरण के द्वारा आप कौन कौन से कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हो, पेंट, वार्निश, मरहम मतलब जो क्रीम वगैरह, रंजक पदार्थ व दांतों की क्रीम आदि कोलाइडी इसी विधि से बनाए जाते हैं। तो पेंट हो गया, वार्निश हो गया, मरहम हो गया, रंजक पदार्थ हो गया और दांतों की क्रीम इसी से बनाई जाती है। और ये आपके पास डायग्राम है कोलाइडी चक्की का। इसका डायग्राम है ये वाला कोलाइडी चक्की का। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऊपर से तो क्या डाल रही हो, निलंबन डाल रही हो। कितनी चक्रिया होती है धातु की, 2 चक्रिया होती है और दोनों चक्रिया है धातु की किससे जुड़ी रहती है, पट्टे से जुड़ी रहती है और दोनों चक्रिया एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत घूमती है। क्या होगा, जो भी आपने निलंबन डाला है इसके जो बड़े कण है इन जो धातु की पट्टों की सहायता से धातु की चक्रियों के द्वारा पीस कर क्या हो जाएंगे, कोलाइडी कणों की आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा और यहां से जो पास आउट होगा आपके लिए वो क्या बन जाएगा, कोलोइडी विलयन बन जाएगा। तो जो बड़े आकार के कण थे वो छोटे आकार के कणों में टूटकर और कौन से आकार के कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं, कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास कोलोइडी मील, या फिर आप इसी विधि को क्या बोल सकते हो, यांत्रिक वितरण बोल सकते हो। जो किसका उदाहरण था, प्रक्षेपण विधि का। तो बड़े कणों को पीसकर आपने छोटे कणों में परिवर्तित किया है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला मेथड है आपके पास, ये भी प्रक्षेपण का है। इसका उदाहरण है वैद्युत प्रक्षेपण। अगर कोलाइडी विलयन बनाने की विधि आती है तो उसमें 100% यही पूछा जाएगा। लास्ट ईयर से लास्ट वाले पेपर में भी आया था और इसका डायग्राम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद होना चाहिए। कोलाइडी मील वाला याद हो चाहे ना हो, लेकिन ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है यहाँ से, विद्युत प्रक्षेपण का। अब इसको देखो डायग्राम की हेल्प से मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूं, बिल्कुल टोटल आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। तो आपको करना क्या है, इस वाली डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पात्र लेना है और उस वाले पात्र में क्या बनना है, शुद्ध जल को बनना है। देखो ये वाला मेरे पास क्या है, पहला वाला पात्र है और इस वाले पहले वाले पात्र में मैंने क्या बन लिया, शुद्ध जल। मतलब ये क्या बन लिया, जल। और इस जल में आपको क्या करना, 2 इलेक्ट्रोड डुबा देने। ये लीजिए इलेक्ट्रोड, एक तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव, मतलब एक तो कैथोड हो जाएगा और एक एनोड हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रोड है ना, आपको किसका कोलोइडी विलयन प्राप्त करना है उसी के बनाते हो। अगर मान लीजिए आपको गोल्ड का कोलोइडी विलयन बनाना है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके बनाओगे, गोल्ड के बनाओगे। अगर आपको प्लेटिनम का कोलोइडी विलयन प्राप्त करना है तो दोनों के दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड है वो किसके बनाओगे, आप प्लेटिनम के बनाओगे। अगर कॉपर का कोलोइडी विलयन प्राप्त करना है तो दोनों इलेक्ट्रोड किसके बनाओगे, कॉपर के। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड वो एक ही धातु के बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रोड को आप पावरफुल बैटरी से अटैच कर देते हो या इसको हाई वोल्टेज अधिक विभव वाली किसी सप्लाई से जोड़ देते हो। तो यहाँ पर क्या सीन बनेगा कि जैसे आप इसको किसी बैटरी से जोड़ोगे या अधिक विभव वाले किसी स्रोत से जोड़ोगे तो ये वाली जो धातु की इलेक्ट्रोड है ना, पानी के अंदर डूबी हुई है ये वाली इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से क्या उत्पन्न होगी, जैसे यहाँ पर करंट फ्लो होगा उष्मा उत्पन्न होगी और उष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, इस वाले जो इलेक्ट्रोड है इसका क्या होने लगेगा, ये यहाँ से छोटे छोटे कणों के अंदर क्या हो जाएगा, इस वाली जल के अंदर आ जाएगा। तो छोटे छोटे वाले कणों में क्या हो जाएगा, यहाँ से आर्क उत्पन्न होगा। जब भी आप इसको अधिक विभव वाले किसी स्रोत से जोड़ोगे तो यहाँ पर जो ये वाला इलेक्ट्रोड है वो वाटर के अंदर डिप्ड है, मतलब वाटर के अंदर डूबा हुआ भाग है। तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रोड है उसका क्या होने लगेगा, विघटन होने लगेगा। विघटन होगा तो छोटे छोटे कणों में यहाँ पर आर्क उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, छोटे छोटे कणों में आएगा। अब इंपोर्टेंट देखिए यहाँ पर विभव का मान बहुत ज्यादा होता है, मतलब आर्क उत्पन्न होता है। तो ये वाले जो कण है ना, जो कोलोइडी कणों के आकार के होते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ से किसमें चले जाएंगे, वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। अब अगर यहाँ से ये वाष्प अवस्था में चले गए तो फिर कोलोइडी विलयन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करते हो कि यहाँ पर एक दूसरा पात्र रखते हो। ये लीजिए, इसको मैं अलग कलर से मेंशन करता हूं। ये सेकंड वाला पात्र जिसके अंदर आपने किसको रख रखा है, पहले वाले पात्र को। और सेकंड वाले पात्र में आपने क्या रख रखी है, बर्फ डालकर रखी है, आइस या फिर बर्फ डालकर रखी है। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे यहाँ पर आर्क उत्पन्न होगा तो ये जो धातु की इलेक्ट्रोड है, यहाँ से जो कण यहाँ से मुक्त होंगे वो वाष्प अवस्था में नहीं जाए, तो इसीलिए ये बर्फ क्या करेगी, उसको क्या करता है, ठंडा करता है। तो उसको क्या करेगा, फिर वाटर के अंदर क्या कर लेगा, वो आकर यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाले जो कण है, जो इलेक्ट्रोड बनी हुई है जिस धातु की, यहाँ से वाष्प अवस्था में नहीं जाकर इस वाली जल के अंदर क्या जाएंगे, यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। इनका आकार किसके बराबर है, किसकी प्रास में आ रहा है, कोलोइडी कणों की प्रास में आ रहा है।
पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, अगर ये वाले कोलॉइडी कण है तो ये अगर आपस के अंदर ये क्या हो जाएंगे, संघनित होकर क्या बन जाएगा, इनका निलंबन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निलंबन। तो निलंबन को रोकने के लिए आप इसमें सूक्ष्म मात्रा में क्या मिला देते हो, विद्युत अपघट्य। निलंबन है तो निलंबन को रोकने के लिए आप सूक्ष्म मात्रा में क्या मिलाओगे, विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य क्या करता है, इन कोलाइडी कणों को आपस में समगुणित नहीं होने देता है। मतलब समगुणित होंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, ये निलंबन में। तो इस प्रकार से विद्युत आर्क विधि, और इसका एक फेमस नाम है ब्रेडिंग आर्क विधि, इसी नाम से आता है जब एग्जाम में ब्रेडिंग आर्क विधि। तो ब्रेडिंग आर्क विधि में पहली बात तो ये आपको क्लियर करनी है कि कौन कौन से ऐसे कोलॉइडी सोल है जिनका निर्माण किया जाता। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम, इन धातुओं का कोलॉइडी विलयन बनाया जाता है। अब देख लीजिए, पूरी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या ब्रेडिंग आर्क विधि है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इस विधि से धातु के कोलॉइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। पहली लाइन तो ये होगी कि ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा किसके कोलॉइडी विलयन प्राप्त करते हो, धातु के। कौन कौन से धातु के प्राप्त करते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम। मेथड क्या है वो समझिए अच्छे से। जिस धातु को कोलॉइडी अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपको सिल्वर का कोलॉइडी विलयन बनाना है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किसके बनाओगे, सिल्वर के, और इनको किससे जोड़ दोगे, दोनों इलेक्ट्रोड को विभव के स्रोत से, जो जिनकी वोल्टता अधिक है, क्या उत्पन्न होगा, आर्क उत्पन्न होगा। तो यही बात बोल रहे हैं, जिस धातु को कोलॉइडी अवस्था में प्राप्त करना होता है उसके इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क उत्पन्न करते। ये इलेक्ट्रोड प्रक्षेपण माध्यम जल में डूबे रहते। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड आपने इसको किसमें डुबो कर रखा है, जल में, और जल आपके लिए क्या, प्रक्षेपण माध्यम है, और ये जो धातु आपके लिए क्या है, प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। तो प्रक्षेपण माध्यम में डूबे रहते। आर्क की उष्मा से धातु वाष्प में बदल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने इसको अधिक विभव के स्रोत से जोड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, आर्क उत्पन्न होगा। तो आर्क से क्या होगा, ये जो धातु है वो कौन सी अवस्था में बदल जाएगी, वाष्प में। वाष्प अवस्था में बदल जाएगी तो ये वाले अणु है वो जल के अंदर आकर नहीं मिलेंगे, और जल के अंदर अगर आकर नहीं मिलेंगे तो फिर कोलॉइडी विलयन का निर्माण नहीं होगा। तो इसीलिए आपने क्या लगा रखा है, यहाँ पर बर्फ ले रखी है, आइस। तो देखिए, आर्क की उष्मा से धातु वाष्प में बदल जाती है। ये वाष्प शीघ्र ही हिमशीतित जल द्वारा, हिमशीतित जल का मतलब क्या हो गया, बर्फ के द्वारा संघनित होकर कोलॉइडी कण का निर्माण कर लेती है, और धातु का कोलॉइडी विलयन क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर और प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलॉइडी विलयन इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। अब मैंने एक बात बोली थी क्या, कि आपने बर्फ का यूज करके यहाँ पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होने दिया धातु के कणों को, वो किसमें आकर डूब जाएंगे, जल में, मतलब प्रक्षेपण माध्यम में आकर मिल जाएंगे। लेकिन एक समस्या और है कि ये जैसे ये आपके कोलॉइडी कण जल के अंदर या प्रक्षेपण माध्यम में उपस्थित होंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये समगुणित होकर किसमें बदल सकते हैं, निलंबन में बदल सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करोगे, इस प्रकार प्राप्त कोलॉइड जल प्रतिकर्षी होते, अतः इनको स्थायी बनाने के लिए विद्युत अपघट्य पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अल्प मात्रा को मिश्रित कर दिया जाता है। ये देखिए क्या कर रहा है, इनको स्थायित्व है। क्योंकि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो आप कोलॉइडी विलयन बना रही है किसके है, द्रव्य विरागी या द्रव्य विरोधी कोलॉइड। और द्रव्य विरोधी कोलॉइड क्या होती है, अनस्टेबल होती है या फिर अस्थायी होती है। इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिला देते हो, विद्युत अपघट्य मिला देते हो। तो इस प्रकार से कुछ मात्रा में क्या मिला दोगे, क्योंच मिला दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा, तो क्या हो जाएगा, ये स्थायित्व ग्रहण कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है ये वाली ब्रेडिंग आर्क विधि। इसका डायग्राम याद कर लेना, क्योंकि डायग्राम पूछता है। कभी कभार क्या हो रखा है, डायग्राम भी आ रखा है, तो डायग्राम को लर्न करना है, और डायग्राम के साथ साथ क्या मेथड होता है ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया। नेक्स्ट वाला देखिए, वो तो हो गई प्रक्षेपण विद्या। दो विद्या पढ़ी थी अपन ने जिसके द्वारा कोलॉइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। पहली थी आपके पास प्रक्षेपण विधि, जिसमें बड़े आकार के कणों को आपने छोटे आकार के कणों में बदला था। दूसरी वाली है संघनन विद्या। इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे प्रकार के जो अणु है आपस में संघनित होकर कोलॉइडी कणों का आकार क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो दूसरा देखिए संघनन विधि। संघनन विधि के अंदर सबसे पहला जिसके अंदर देखेंगे अपन अपचयन। तो अपचयन के द्वारा बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कौन कौन से ऐसे कोलॉइडी विलयन है जिनका निर्माण अपचयन के द्वारा किया जा सकता है। तो सेम टाइप से देखो, जो ब्रेडिंग आर्क वाले है ना, सेम टू सेम D2 यहाँ पर मेंशन करने, मतलब यहाँ पर गोल्ड का सोल बनाया जा सकता है, सिल्वर का सोल बनाया जा सकता है, और प्लेटिनम के कोलॉइडी विलयन बनाए जाते हैं। पहली बात तो मतलब अपचयन के द्वारा
गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के कोलॉइड बनाए जाते हैं। दूसरा वाला सवाल अगर यहां से बनता है कि कौन से अपचाय का यूज करते हो, अपचयन है तो किसका यूज करना पड़ेगा, अपचाय। तो अपचाय का ध्यान रख लेना, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड HCNO का मतलब क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा वाला कौन सा है, टैनिक अम्ल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संगणन विधि के अंदर अपचयन में अपचाय का कौन सा यूज करते हो, या तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हो जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCNO, और दूसरा किसका यूज करते हो, टैनिक अम्ल का यूज करते हो। एक उदाहरण आपको मात्र ध्यान रखना है, कौन सा, ओरिक क्लोराइड, AuCl3 को क्या बोलते हो, ओरिक क्लोराइड। अब अपचाई कौन सा लेना है आपको, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये लीजिए ओरिक क्लोराइड के साथ मैंने किसकी अभिक्रिया करवा दी, फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में क्या ले लिया, जल, क्योंकि ये परिक्षेपण माध्यम होगा। अब यहां से देखिए कौन से आपको धातु दिख रही है, गोल्ड, तो मतलब किसका सोल बन जाएगा, गोल्ड का सोल। तो ये देखिए यहाँ पर किसका सोल बना दिया मैंने, गोल्ड का कोलोइडी सोल बना दिया। कोलोइडी जो विलेन है ना, आप उसको क्या बोल सकते हो, सोल बोल सकते हो। तो यहाँ पर किसका सोल बन गया, गोल्ड का। ये अपचायिक है, ये वाला क्या है, अपचय। तो गोल्ड का तो क्या कर दिया, अपचयन कर दिया, तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और आपको बता रखा है मैंने, एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जब भी इसका ऑक्सीकरण होगा किसमें जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कितने कार्बन का, एक कार्बन का। तो ये देखिए क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल बन गया, HCOOH बन गया। और ये वाला क्लोरीन किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो किसका निर्माण हो जाएगा, HCl का। इसको अपचयन में क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, और जब गोल्ड का सोल बनेगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, 0। मतलब +3 से 0 में परिवर्तित हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण अंग में कमी हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। अपचयन कौन कर रहा है, इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ये किसका काम कर रहा है, अपचाय का। सामने वाले का अपचयन करेगा तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें हो गया, फॉर्मिक अम्ल में, और साथ में ये क्लोरीन किसमें चला गया, HCl में। क्लियर है यहाँ तक। नोट देकर लगाकर मैंने 2 पॉइंट लिखे। पहला वाला, गोल्ड का जो कोलोइडी है ना वो बैंगनी रंग का होता है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, कसियस ऑफ पर्पल, या पर्पल कसियस के नाम से भी जानते हो। तो ये ध्यान रखना है कि गोल्ड का कोलोइडी सोल है जो बैंगनी रंग का होता है, उसका फेमस नाम क्या होता है, कसियस ऑफ पर्पल बोलते हैं इसको, या फिर कसियस ऑफ पर्पल बोलते हैं। दूसरा वाला, सिल्वर के सोल में अगर आपको इसको स्टेबलाइजेशन करना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है, स्थायी कारक कौन सा मिलाते हो, जिलेटिन मिलाते हो। बस ये बात ध्यान रखनी है कि सिल्वर के सोल में आप स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन का उपयोग करते हो। गोल्ड का जो कोलोइडी होता है वो बैंगनी रंग का होता है, इसको आप क्या बोलते हो, कसियस ऑफ पर्पल बोलते हो। और अपचायक किसका यूज करते हो, फॉर्मेल्डिहाइड अथवा टैनिक अम्ल का। बस एकमात्र अभिक्रिया ये याद कर लेनी है, ओरिक क्लोराइड की, जिसमें किसका सोल बन जाएगा, गोल्ड का सोल बन जाएगा। दूसरा वाला देखिए कौन सा मेथड है, ऑक्सीकरण। दूसरा वाला कौन सा है, संगणन के अंदर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा पहली बात तो किसका आप सोल बनाते हो, तो अधातु। अधातु में भी कौन सी, सल्फर है, सेलेनियम है और आयोडीन। 3 बातें ध्यान रखनी है। ऑक्सीकरण के अंदर किसका कोलोइडी विलीन बनाया जाता है, अधातुओं का। और अधातुओं में कौन सा हो गया, एक तो सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, और कौन सा हो गया, आयोडीन हो गया। एक आपको अभिक्रिया याद करनी है ऑक्सीकरण के अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन बनेगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि SO2 और H2S। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सल्फर है ना उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, यहाँ पर -2 है। कितना है, -2 है। और यहाँ पर आप सल्फर के सोल में कोई भी तत्व अगर अपने परमाणु को अवस्था में आ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, 0 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है उसका, 0 होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो H2S था वो -2 में था, और -2 से किस में जा रहा है, 0 में। मतलब अब की बार ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, वृद्धि, और ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ये वृद्धि कौन करवा रहा है, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड करवा रहा है। तो देखिए क्या सीन बन जाएगा, कितने सल्फर आ जाएंगे, 2 सल्फर तो यहाँ से, 1 सल्फर यहाँ से, टोटल कितने आ गए, 3 सल्फर। तो 3 सल्फर तो आपस में कंबाइन होकर किसका निर्माण कर लेगा, कोलोइडी सोल का। और इधर देखिए कौन रह गया, हाइड्रोजन, और इधर कौन रह गया, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कौन सा यौगिक होता है, जल काणु। तो ऑक्सीकरण में 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन, मतलब अधातुओं का सोल का निर्माण होता है। और एक अभिक्रिया ध्यान रख लेनी है, H2S की अभिक्रिया H2S की अभिक्रिया SO2 के साथ सल्फर का सोल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए उभय अपघटन। उभय अपघटन में क्या करना है, आपको दोनों का अपघटन करना है। उभय अपघटन का मतलब क्या, आपको दोनों का अपघटन करना है। जैसे यहां पर अगर आप बात करोगे तो आर्सेनिक पर तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक इसी टाइप से आपको यहाँ पर H2O को देखोगे तो सल्फर पर तो माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसका प्लस तो इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो देखो आर्सेनिक तो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, सल्फर के साथ। तो क्या बन गया, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन जाएगा AH2S3 का। और ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा, H के साथ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक कौन सा बन गया, जल का यौगिक बन गया। मतलब यहाँ पर दोनों का क्या होता है, अपघटन हो रहा है, तो इसीलिए क्या बोल दिया इसको,
उभय अपघटन बोल दिया। उदाहरण याद रखना है डायरेक्ट, आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये आर्सेनिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन जाएगा। तीसरा देखिए जल अपघटन, तो जल अपघटन के द्वारा किसका सोल प्राप्त करते हो, पहली बात तो धातु मतलब आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया और एल्यूमिनियम, मतलब इन धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी सोल है वो प्राप्त किया जाता है जल अपघटन के द्वारा। कैसे प्राप्त करते हो, FeCl3 मतलब आयरन ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन है तो जल के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। 3 क्लोरीन को तो कौन लेकर चला जाएगा, 3 हाइड्रोजन तो क्या बन गया 3 मोल ऑफ NCl। और हमेशा ध्यान रखना जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर आयरन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +3 में, तो यहाँ से जल में क्या होता है, एक तो H+ होता है, दूसरा OH- होता है। तो कितने OH- जुड़ जाएंगे यहाँ पर आकर 3, तो क्या बन जाएगा FeOH का थ्राइस। और ये वाला सोल है कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो मतलब अगर आप जल अपघटन करके सोल का निर्माण करें तो वो जल अपघटन में आ जाएगा, ऑक्सीकरण करके प्राप्त कर रहे हो तो वो ऑक्सीकरण में आ जाएगा। जैसे उसके उदाहरण कौन से थे, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन। और अपचयन के द्वारा प्राप्त करें तो अपचयन के द्वारा गोल्ड है, सिल्वर है, इनके सोल प्राप्त किए जाते हैं। अपचाई का यूज करते हो, अब अपचाई कौन सा होता है, वहां पर या तो फॉर्मेल्डिहाइड अदरवाइज टैनिक अम्ल होता है। तो ये वाला यहाँ पर आकर फिनिश होता है आपके कोलोइडी विलयनों के प्रकार और कोलोइडी बनाने की विधियां। अब एक और लेक्चर रहा है आपके सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का, जिसमें अपन डील करेंगे कोलोइडों के गुणों से और लास्ट में देखेंगे कोलोइडों के अनुप्रयोग। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।